हेलो दोस्तों, आज हम फिर अपनी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग यानी कि कौन कौन से आयोग है और किन किन का संविधान में उल्लेख है और कौन कौन नए कानून के द्वारा बनाए गए हैं जो हमारी संसद में अलग अलग आयोग बनाए गए हैं और उनका प्रधानमंत्री की सलाह से किन किन मंत्रियों के नियुक्त करने के लिए किस किस मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य है। तो हम पढ़ेंगे आज प्रमुख आयोग। तो हम पढ़ रहे सबसे पहले नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग किसके द्वारा गठित किया गया और नीति आयोग से हमारे भारत में क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं इनके द्वारा। तो हम सबसे पहले देखेंगे नीति आयोग एक अध्यादेश द्वारा स्थापित है। दूसरा कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग क्या है, तो हम इनमें सर्वप्रथम देखेंगे और आप भी अपने मन में या अपने अनुसार आंसर सोचेंगे कि इसमें कौन सा आंसर है। तो क्या ये एक अध्यादेश द्वारा स्थापित निकाय है या फिर एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है या संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है या एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें आंसर नंबर कौन सा होगा, आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है और ये नीति आयोग है जिसकी स्थापना 2015 को हुई थी और इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। तो अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन 1950 में स्थापित गैर संवैधानिक संस्था योजना आयोग की तरह है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने ले ली। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक कैबिनेट प्रस्ताव से बना। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की परंपरा को समाप्त कर दिया, जिससे 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम पंचवर्षीय योजनाएं रही। यानी कि अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हो चुका है और अब अलग से नई पंचवर्षीय योजना गठित नहीं की जा रही है, सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही रही है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिकोण यानी विजन 2017 से 2032 बना है। फिर एक दूसरा 7 वर्षीय रणनीति जिसे स्ट्रेटेजी 2017 टू 2024 तक है। वह 3 वर्षीय कार्य योजना जिसे एक्शन प्लान जिसे 2017 से 2020 नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो ये नीति आयोग के बारे में प्रमुख तथ्य है जो आपने पढ़ा है और आप इनको याद करेंगे बार बार ज़्यादातर एग्जाम में कि नीति आयोग कब गठित किया गया, नीति आयोग गठित होने से पहले इसका क्या नाम था और नीति आयोग कौन से प्रधानमंत्री ने गठित किया गया। तो ये आप इन तथ्यों के बारे में पढ़े। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी आप इसमें पढ़ लेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और वित्त मंत्री। तो इसमें प्रधानमंत्री आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष है।
यानी कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्र मंत्री, प्रधानमंत्री। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि योजना आयोग को ही हम नीति आयोग कहते हैं और इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। निम्न में से किसी भारतीय संविधान द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया? तो इसमें पढ़ेंगे पहला ऑप्शन निर्वाचन आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा संघ लोक सेवा आयोग। तो निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? और योजना आयोग और वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें योजना आयोग हो जाएगा क्योंकि इसे संविधान द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, जबकि निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को गठित किया गया था। भारत का योजना आयोग है एक स्वायत्त शासी संस्था, एक सलाहकारी संस्था, एक संवैधानिक संस्था। तो भारत का योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। ये सिर्फ सलाह देने का कार्य करती है। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य रहते हैं और केंद्र संघ शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसके सदस्य रहते हैं। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया है? 1947, 1949, 1950, 1956। तो 19 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नीति आयोग, जिसे योजना आयोग भी कहते हैं। इनका गठन संविधान की निकाय नहीं है। किस समिति आयोग ने ये सिफारिश की थी कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? यानी कि वह कौन सी समिति थी जिसने इसकी सिफारिश की थी? संथानम समिति, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग। यानी कि वह समिति कौन सी है जिसने सिफारिश की थी कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए, यानी कि उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि समान रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे, कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। तो अभी भी वर्तमान में भी ये कार्य है। जैसे राजस्थान में से 10 सदस्य मनोनीत न होकर चुनाव होता है उनका, और फिर वो है राज्यसभा में जाते हैं और वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं जो अलग अलग राज्यों से निर्वाचित होकर, विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित होकर और फिर राज्यसभा में जाते हैं और राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह भी राज्यसभा में जाते हैं। तो वह है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार में 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु इस समिति का गठन किया गया। इस समिति के प्रमुख सुझाव थे अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर देने चाहिए अथवा राज्य को दिए जाने चाहिए। यानी कि जो अवशिष्ट विषय जिसको केंद्र सरकार को दिया गया है उनको या तो समाप्त कर देने चाहिए या फिर राज्य को दिए जाने चाहिए। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए? यानी कि वह कौन सी समिति या आयोग था जिसने सिफारिश की थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए? तो ये भी राजमन्नार समिति ने ही सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है पुंछी आयोग से संबंधित, तो हम पढ़ेंगे पुंछी आयोग के बारे में। पुंछी आयोग से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है उनको चुनेंगे हम। तो आयोग ने अनुच्छेद 355 एवं 356 में आपातकाल उपबंधों को स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया है। राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि स्थायी कर दी जाए। राज्यपाल की पदच्युति केवल संसद द्वारा की जाए, यानी कि राज्यपाल को संसद द्वारा ही हटाया जाए। प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए। यानी कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति को सौंप दी जाए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त न करके राज्यपाल को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, तथा उसमें जिस राज्य में राज्यपाल का नियुक्त हो तो उसका CM उस समिति में होना चाहिए और लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए। और आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 में आपात उपबंधों में स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया है। तो कौन सा सही है और कौन सा कूट इसमें से? तो कूट 1, 2, 3, 4 सभी, केवल 2, 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2। तो इसमें कौन सा सही है आपने सोच लिया होगा। तो इसमें कूट नंबर 1 और 2 ये दोनों ही सही है, क्योंकि इनके बारे में ही पुंछी आयोग ने संबंधित विचार किए थे। अब व्याख्या पढ़ेंगे हम। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया था। आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के प्रकारीय विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, राज्यपालों की भूमिका यानी कि स्थायी 5 वर्ष के लिए, आपातकालीन प्रावधानों, वित्तीय संबंधों और आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं और अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों को साझा करना इत्यादि शामिल करके सभी क्षेत्रों में अधिकारों, प्रकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न उद्घोषणाओं की जांच और समीक्षा की 30 मार्च 2010 को सरकारों को प्रस्तुत की गई 7 खंडों की रिपोर्ट में आयोग ने 233 सिफारिशों की थी। तो ये पुंछी आयोग के बारे में है। ज़्यादातर पुंछी आयोग को कब गठन किया गया और इनकी सिफारिश क्या क्या थी, इसके बारे में ही महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी और इनमें किन किन के बारे में उल्लेख है। तो यह पहला ऑप्शन है
पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है। यानी कि यह 5 साल के लिए जो योजनाओं का निर्माण होता है उनका एक ढांचा तैयार करती है। दूसरा ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं को उनकी क्रियान्वित की देखरेख करती है। तीसरा है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। चौथा है योजनाओं के प्रत्येक लक्ष्य का लक्ष्य निर्धारित करती है। यानी कि जो योजना होती है उनमें क्या क्या लक्ष्य है उनको निर्धारित करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब व्याख्या देखेंगे हम। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर एक कार्यकारी आदेश द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ये भी एक योजना आयोग की तरह ही होती है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। यानी कौन सदस्य नहीं होता है? तो आपने आंसर सोच लिया होगा इसमें कौन है। तो अब मैं आंसर को शो कर रहा हूँ। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति ये विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। अब व्याख्या है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। योजना आयोग की तरह प्रधानमंत्री ही इसके भी पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा योजना आयोग के अन्य सदस्य। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य होते हैं। साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित की गई। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे सरकारी आयोग के बारे में। यानी कि सरकारी आयोग नियुक्त किया गया किसके लिए? तो ये पहला ऑप्शन है पंजाब समस्या का हल ढूंढने के लिए, केंद्र राज्य संबंध का परीक्षण करने के लिए, कावेरी जल वितरण विवाद के समाधान हेतु और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य प्रणाली के विश्लेषण हेतु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए। सरकारी या आयोग केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया, जो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन की सदस्यता में। यानी कि इसमें मेन अध्यक्ष तो रणजीत सिंह था, जो उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में, और श्री बी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन की सदस्यता में 24 मार्च 1983 को सरकारी आयोग का गठन किया गया, जिसने नवंबर 1987 में 1600 पेजों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे? तो अभी हमने पढ़ा है कि बी शिवरमन
YV चंद्रचूड़, MM पुंची और KJ रेड्डी। तो B शिवरमन इस सरकारी आयोग के सदस्य थे। और इसके साथ कौन था? एक SR सेन, यानी कि B शिवरमन और SR सेन तो इसके सदस्य थे, जबकि उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी सदस्यता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये गठन किस वर्ष हुआ? 1983 में। 1983 में तो सरकारी आयोग का गठन हुआ तथा 1987 में इसने अपनी 1600 पेजों की रिपोर्ट सौंप दी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा? तो ये अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 310 में। तो ये अनुच्छेद 315 में कहा गया। 248 में किसके बारे में कहा गया ये आप बताएंगे, और 174 में किसके बारे में है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 और 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC और RPSC के बारे में बताया गया है, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस आयोग है, इनकी स्थापना किनकी अनुशंसा पर की गई? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा गोरवाला, दूसरा ऑप्शन है करपलानी समिति, तीसरा संथानम समिति, चौथा है भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। संथानम समिति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, और कब की गई? 1962 में या 64 में? तो ये 64 में की गई, और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1962 में गठित किया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जिसे सेंट्रल विजिलेशन कमीशन कहा गया है, 1962 में गठित इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों पर, यानी कि पहले नंबर का समिति में और द्वितीय नंबर के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना हुई। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में स्थापित किया गया, यानी कि आयोग का गठन तो 1962 में किया गया, और CVC की स्थापना 1964 में की गई। 23 अगस्त 1998 में संवैधानिक संस्था बना दिया गया। यह केवल केंद्र सरकार के कार्मिकों यानी कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले देखता है। ज्ञातव्य है कि CBI तथा CVC दोनों कार्मिक है, लोक शिकायतों एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अधीन कार्यरत है, तथा इन दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 1, 3 और 4 सही जगह, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो ये ऑप्शन
गलत है, यानी कि ये वैधानिक इकाई नहीं है, यानी कि वैधानिक इकाई है। तो ये सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको संसद में एक कानून के द्वारा बनाया गया है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में इसके 315 से 323 तक आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया और भाग 14 के अंतर्गत, जबकि निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया है 124 के अंतर्गत। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जाति आयोग इनका भी गठन किया गया है। तो मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रपति के आदेश से 28 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना विधिक निकाय के रूप में हुई है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि एक 6 सदस्य समिति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, यानी कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो वर्तमान में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे SY कुरैशी, KG बालकृष्ण। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार की अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आप अपने करंट अफेयर के अनुसार याद करके देख लें। तो इसमें उस टाइम के KG बालकृष्णन थे। अगला हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 1952 में, 1953 में, 1959 में, 1955 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1953 में। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार या द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव का गठन किया गया। इसके बाद 1956 में UGC को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित किया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें मैंने अभी आपको पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो क्या आपने आंसर ढूंढा? तो इसमें कौन होगा? तो इसमें रेखा शर्मा हो जाएगी, जो वर्तमान में मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष है। तो इसमें पहला ऑप्शन है काका साहेब कालेकर और श्री बीपी मंडप। तीसरा है न्यायाधीश एएस आनंद। तो भारत में पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे, जिसे ओबीसी आयोग कहते हैं हम। यानी कि राष्ट्रीय जिसे ओबीसी आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय वितरण का आधार निम्नलिखित में से एक की सिफारिश है। यानी किसकी सिफारिश के अनुसार राज्य और केंद्र में वित्त का वितरण होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें मुख्यमंत्री और उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष बने रहते हैं। योजना आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्य कौंसिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग में कुल मिलाकर कितने मेंबर होंगे? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग संघ तथा राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में गठित किया गया था। यानी कि वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी, जो 1951 में गठन किया गया था। और इस संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 अनुच्छेद के अंतर्गत। और ये संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जब राष्ट्रपति से आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। और इसमें 1 सदस्य और 4 सदस्य यानी कुल मिलाकर 5 मेंबर होंगे, जो संघ सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करता है। अब हम देखेंगे कि निम्न आयोग है और उनका स्थापना वर्ष से सुमेलित करेंगे कि कौन किससे मिलान सही है। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, दूसरा बाल मजदूरी निषेध एवं नियम अधिनियम, निःशक्त समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं और सहभागिता अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत होगा क्योंकि इसमें सही आंसर नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसमें तो 4 आ जाएगा। और बाल मजदूरी निषेध अधिनियम इसमें 86 आ जाएगा। और अल्पसंख्यक अधिकार अधिनियम 90 आ जाएगा। और निःशक्त समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण सहभागिता अधिनियम 95 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी उसमें जो गलती थी उनको हम एक बार और देख लेते हैं। उसमें सन की गलती थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993
और बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986 और निःशक्तजन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 गठन किया गया है। यानी कि ओबीसी का तो 1993 और बाल मजदूरी 1986 में और निःशक्तजन जो समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम जो 1995 में गठन किया गया था, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, जबकि इसमें 1990 दिया रखा था। तो उसमें ये ऑप्शन गलत था और ये और बाई के सब सही है। अब हम पढ़ेंगे भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन एन.के. सिंह, दूसरा राजीव महर्षि, तीसरा एम वेंकैया नायडू, चौथा सुमित्रा महाजन। तो इसमें एन.के. सिंह सही हो जाएगा। और पहले कौन थे? के.सी. नियोगी, वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का गठन किसके अनुसार किया गया है? तो ये संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और इसमें एक सदस्य इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल मिलाकर 5 मेंबर होते हैं। और ये राष्ट्रपति की अनुशंसा पर एक आदेश जारी किया जाता है और उसके अंतर्गत इसका गठन होता है 5 वर्ष के लिए। यह राज्यों और केंद्र में वित्त का वितरण करता है। और इसका गठन कब किया गया है? संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद में, यानी कि 1951 में पहले वित्त आयोग बन गए थे। और ये एन.के. सिंह 2020 से 2025 तक रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम इंफॉर्मेशन राइट टू एक्ट 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो सूचना की पारदर्शिता, यानी सूचना सभी को मिले और वो सूचना कैसी हो? पारदर्शिता हो। सूचना का प्रकटन, यानी कि सूचना को सबके सामने प्रकट किया जाना चाहिए। क्या इसमें ये उल्लेख है? तीसरा ससूचित नागरिकता, और क्या इसमें नागरिकता को ससूचित देना चाहिए। चौथा लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, और इससे क्या लोकतंत्र की आदर्श जो उसमें प्रभुता वो बनी रहती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट को चूजिए। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, यानी कि सूचना की पारदर्शिता भी बनी रहती है और सूचना का सबके साथ प्रकटन भी किया जाता है, और सूचना नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां कौन प्राप्त करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा संसद, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा संविधान। तो भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां किसमें प्राप्त होती है? संसद में। भारत निर्वाचन आयोग का स्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक जिसका उल्लेख संविधान में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। सी विजिल, यानी सी विजिल ऐप किस आयोग द्वारा जारी किया गया है? यानी कि कौन से आयोग ने सी विजिल ऐप जारी किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा महिला आयोग, दूसरा मानवाधिकार आयोग, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, चौथा निर्वाचन आयोग। तो सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें वोटर अपने मतदाता देने वाले अपने बारे में जानकारी जुटा सकेंगे। टी.एन. शेषन का भारत के मुख्य न्याय निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कौन सा है? यानी कि टी.एन. शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल यानी कब से कब तक रहे थे? 1996 से 2001, 2004 से 2005 और 1990 से 1996, 1986 से 1990। तो ये जेल प्रहरी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में।
तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा 1990 से 1996 के अंतर्गत। टी शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। निम्नलिखित में महिलाओं में से कौन सा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही, यानी कौन सी महिला भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही? तो वी.एस. रमा देवी, जयंती पटनायक, विभा पार्थसारथी और वी मोहिनी गिरी। तो वी.एस. रमा देवी भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं जो नहीं रहे, क्योंकि इनके बारे में हमें पूरी सारणी को पढ़ना पड़ता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही। तो इन क्वेश्चनों को आप बस जो क्वेश्चन आए हैं ना पहले एग्जामों में, उन्हीं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ ले, यानी कि वो क्वेश्चन दोबारा आने के बाद में उनसे मिलता जुलता है तो आप सही करें, अन्यथा माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन को ना छेड़े, क्योंकि उसमें आपके नंबर काट सकते हैं। अब हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो भारत में बोर्ड आयोग है और भारत में कितने प्रकार के बोर्ड आयोग है और किसका संविधान में उल्लेख है और किसका नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे। भारत में 3 टाइप के बोर्ड होते हैं, जैसे संविधान बोर्ड, विधिक आयोग और कार्यकारी आदेश से स्थापित बोर्ड। तो पहले हम पढ़ेंगे संविधान बोर्ड, जिसका संविधान में उल्लेख है। तो संघ लोक सेवा आयोग, जिनका 315 आर्टिकल के अंतर्गत इसका उल्लेख है। जबकि निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किसमें है? तो 124 में। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राजभाषा आयोग। दूसरा है विधिक आयोग बोर्ड। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका अभी हमने पढ़ा था 1953 के अंतर्गत। रेलवे बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क और CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 के अंतर्गत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो 1992 के अंतर्गत और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अंतर्गत गठन किया गया है। तीसरा नंबर का है आदेश से स्थापित आयोग, यानी कि जिससे आदेश जारी करके बनाया गया है। योजना आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका स्थापना 1964 में की गई और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना इस सीरीज को यही समाप्त करेंगे। अगली बार हम पढ़ेंगे कौन कौन से संशोधन हुए संविधान में और उन संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और उसमें संसद में कुल गणपूर्ति के अंतर्गत यानी कितने सदस्यों का उन पर सम्मानपूर्वक हस्ताक्षर हो जब उनका संशोधन किया जाता है, और संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, इसमें कब आधे राज्यों की ज़रूरत होती है और कौन सी संशोधन में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली सीरीज़ को फिर कल पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ते रहे। गुड बाय दोस्तों।